बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 फ्लूइड स्टैटिक्स फ्राम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स बाय नेशनल बुक फाउंडेशन न्यूमेरिकल्स जो है वो यूनिट 6 के डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और चीज़ है वो ये कि आप लोग वीडियोस देखते तो हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन है। तो आप लोग अगर चैनल से कुछ भी सीख रहे हैं तो काइंडली चैनल को साथ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा फॉग ड्रॉपलेट है जो कि एयर से मूव कर रहा है। एयर से नीचे गिरते हुए उसकी जो सेटलिंग स्पीड है, यानी जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, वो दे रखी है 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमने उसका रेडियस कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, जिसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर साथ में दे रखी है। हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के गिवन डाटा की तरफ, जिसमें हमें उसकी सेटलिंग स्पीड दे रखी है मिलीमीटर पर सेकंड में। तो मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया मैंने, और ये मेरे पास उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। फर्दर मोर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रोवाइड किया गया है। चूँकि फॉग ड्रॉपलेट बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट ही है, तो वाटर की डेंसिटी मुझे पता होनी चाहिए, विच इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। इसके लिए मैं इक्वेशन को इस्तेमाल करूँगा टर्मिनल वेलोसिटी वाली, इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, जो कि आप लोग सेकेंड आर्टिकल में स्टडी करते हैं विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी वाले में। वहाँ पे आपने उस टर्मिनल वेलोसिटी का लास्ट पे एक रिलेशन डिराइव करके रखा था, वी टी इज इक्वल्स टू टू रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से फिजिक्स खत्म, आप लोगों का मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। आपने यहाँ से रेडियस की एक्सप्रेशन को अलग कर लेना है। 9 ईटा को मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, इस साइड मेरे पास 2 रो जी आर स्क्वायर जी बच गया। यहाँ से मुझे आर की चूँकि वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर को इधर ही रख लिया, 2 रो जी को मैंने आके इस साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, वी टी 9 ईटा डिवाइडेड बाई 2 रो जी। दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ, चूँकि मुझे जस्ट वैल्यू चाहिए आर की, तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वी टी 9 ईटा डिवाइडेड बाई 2 रो जी। सिंपल, अब तमाम वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं। फार्मूलाई में वैल्यूज़ पुट करके आप लोग सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है 5.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे कहता है कि वाटर जो है वो एक होज़ में से फ़्लो कर रहा है, और होज़ में से फ़्लो करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि होज़ का इंटरनल डायमीटर है 1.60 सेंटीमीटर। तो आपने ये बताना है कि उस होज़ में से फ़्लो करते हुए वाटर का फ़्लो रेट कितना है इन लीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली इसका पहला पार्ट है। जबकि दूसरे पार्ट में हमसे ये कह रहा है, इसी के पार्ट बी में हमने क्या कैलकुलेट करना है, कहता है कि उसी होज़ के आगे अगर आप एक नोज़ल लगा देते हैं तो उस नोज़ल में से गुजरते हुए वाटर की वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। हमने नोज़ल का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं कि फॉर द पार्ट ए हमें पता है कि वेलोसिटी जो होज़ में से इस होज़ में से जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से गुजर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है ये हमें दे रखा है 1.60 सेंटीमीटर। डायमीटर से मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया d/2 करके, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर है मेरे पास 1.60 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया 0.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मैंने डिवाइडेड 0.8 को डिवाइड कर लिया 100 के साथ, तो ये मेरे पास रेडियस किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर से मीटर्स में। तो मेरे पास वेलोसिटी भी मौजूद है और रेडियस भी मौजूद है। अब मैंने कैलकुलेट करना है फ़्लो रेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें लगेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू वी के। अब एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, किसी भी सर्कुलर शेप का वो होता है पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर मैंने लिख लिया, और साथ में मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। सिंपल स्टूडेंट्स, अब आपके पास पाई की वैल्यू आ गई 3.14, रेडियस आपने कैलकुलेट किया था 0.008 मीटर पर मीटर सॉरी, और जो आपके पास आया था, जो आपके पास स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये जो फ़्लो रेट आता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ही बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे फ़्लो रेट यह आ जाता है आपके पास मीटर क्यूब पर सेकेंड में। स्टूडेंट याद रखें कि ए क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो आपने क्यूबिक मीटर को जब मल्टीप्लाई कर लिया 1000 के साथ, तो ये आपके पास मीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर पर सेकेंड में। तो यही चीज़ वो आपसे पूछ रहा था कि आपने फ़्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड के बजाय लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। बाय द वे, लीटर पर क्यूब से मतलब ये है कि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो आपके पास मीटर क्यूब होगा, टाइम का जो है वो सेकंड, इसलिए ये हमारे पास यूनिट बनती है मीटर क्यूब पर सेकंड। बट हमने इसको लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.402 लीटर पर सेकंड। कि इसी प्रॉब्लम का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमसे ये कह रहा है कि अब आपने उसी पाइप के आगे एक नोज़ल लगा दी है,
तो अब इसमें से गुजरते हुए जो वेलोसिटी है आपके पास फ्लूइड की वो हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कैलकुलेट करना है कि ये जो नोज़ल है इसका इंटरनल डायमीटर कितना है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो पाइप का डायमीटर है उसको D1 कंसीडर कर लेते हैं, जो कि 1.60 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और स्टार्ट में हमें ये गिवन था कि होज में से गुजरते हुए जो फ्लूइड है उसकी स्पीड कितनी है, वाटर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई ये बात। अब हम कहते हैं कि चूंकि पाइप के आगे हमने नोज़ल लगा दी है तो नोज़ल में से गुजरते हुए इसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी को हम कह देते हैं v2। हमने फाइंड आउट करना है d2, यानी अब जो डायमीटर है नोज़ल का वो फाइंड आउट करना है। अगेन हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। स्टूडेंट्स, एरिया की जगह मैंने लिख लिया पाई आर स्केयर, इधर भी मैंने A2 की जगह पाई आर स्केयर, लेकिन A1 के लिए मैंने रेडियस R1 और A2 के लिए मैंने रेडियस R2 पुट कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ से ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है या डायमीटर रेडियस का 2 टाइम होता है। यानी इधर ही अगर आप 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा डायमीटर। तो मैंने R1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी R1 का 2 टाइम्स ले लूँगा तो वो D1 आ जाएगा, और R2 का जब मैं 2 टाइम्स ले लूँगा तो वो D2 आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, इधर इस इक्वेशन में मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो D1 स्केयर V1, और इधर मैंने R2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो D2 स्केयर V2 आ गया। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, D2 को मैंने सेपरेट कर लिया, V2 को इस साइड आके डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास बन गया D2 स्केयर इज इक्वल टू D1 स्केयर V1 ओवर V2। तो D2 दोनों तरफ स्केयर रूट दोनों तरफ आप लोग स्केयर रूट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा D1 स्केयर V1 डिवाइडेड बाई V2 होल स्केयर रूट। अब आप सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास डायमीटर D2 आ जाता है 0.584 सेंटीमीटर। होप सो ये आपको क्लियर होगा। चूँकि बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसलिए मैंने ये ऊपर डाटा में जो यहाँ पे D1 सेंटीमीटर में गिवन था इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट एट द रेट मतलब आपको फ्लो रेट यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी दे रखा है 5 लीटर पर मिनट इनटू द एओर्टा ऑफ द रेडियस। एओर्टा का रेडियस आपको दे रखा है जिसमें ब्लड जो है वो पंप हो रहा है बाय द हार्ट। हमने डिटरमिन करना है स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू एओर्टा के, एओर्टा में से गुजरते हुए उस ब्लड की स्पीड क्या होगी। तो क्या चीज़ दे रखी है जी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फ्लो रेट है 5 लीटर पर मिनट। आप जब जानते हैं कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए पिछले न्यूमेरिकल में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। साथ में हमें चूँकि पर मिनट दे रखा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ फिर डिवाइड कर लेंगे, चूँकि डिवी सेकंड जो है वो डिवीजन में आ रहा है। तो हमने 5 लीटर पर मिनट को 5 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लिया, तो ये हमारे पास लीटर पर मिनट से मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो फ्लो रेट हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया 8.3 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। फर्दर मोर आपको उसका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, या आपके पास इसको मीटर में कन्वर्ट करके आ जाता है 0.01 मीटर। आपने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, वही इक्वेशन वही सोल्यूशन जो कि इससे पहले हम लोग करके रहे हैं बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए वी। एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर पुट कर लिया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमने अभी सिंप्लीफाई किया था तो 8.35 इंटू 10⁻⁵ आ गया था। पाई की जगह मैंने 3.4 पुट कर लिया, रेडियस 0.01 का स्क्वायर इंटू वी। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इस साइड आके तो डिवाइड हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 26.57 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है आपका ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर है जिस पैटर्न के ऊपर हम प्रॉब्लम नंबर 2 का सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी नोज़ल वाला वो डिस्कस करके आए। कहता क्या है कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है एक पाइप के थ्रू जिसका इंटरनल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, और पाइप के थ्रू फ्लो करते हुए उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि अगर हम उसके आगे एक नोज़ल अटैच कर लें तो उस नोज़ल का डायमीटर क्या होगा अगर नोज़ल से इमर्ज आउट होते हुए वाटर की स्पीड हो 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, सिंपल है भाई, पाइप के डायमीटर को D1 कंसीडर कर लें, 4 सेंटीमीटर है, उधर से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। आगे हमने नोज़ल लगा दी, नोज़ल से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो नोज़ल का डायमीटर D2 क्या होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे वो जो पिछले क्वेश्चन में डेरिवेशन कर चुका हूँ वो तो नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बनी थी D1 स्केयर V1 एंड D2 स्केयर V2। यहाँ से हमने D2 के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जैसे हमने D2 का रिलेशन बनाया था आप ये रिलेशन बना लें, तो आप जो है वो D2 के लिए अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर आए वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है D2 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक होज यानी कि एक पाइप इनिशियली बिल्कुल आपने ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा रखा हुआ है, तो उस वक्त उसमें से जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी स्पीड है 5.4 मीटर पर सेकेंड।
उस पाइप के आगे एक नोज़ल भी अटैच्ड है। कहता ये है कि आपने शुरू में तो पाइप को बिल्कुल इस तरह से एट द बिगनिंग सीधा सीधा रखा हुआ है, लेकिन फिर आपने क्या किया कि उस पाइप का जो नोज़ल वाला एंड है उसको थोड़ा सा आपने सर्टेन हाइट के ऊपर उठा दिया। कितनी हाइट के ऊपर उठाया? 1.3 मीटर हाइट के ऊपर आपने जो नोज़ल वाला हिस्सा था उसको ऊपर की जानिब उठा दिया। तो कहता है कि अब जो वाटर की स्पीड है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स, वेरी ईजी क्वेश्चन। आप लोग देख लें कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है कि शुरू में हमारे पास जब ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, बिल्कुल सीधा सीधा पाइप मौजूद था, तो उस वक्त तो ज़रा वो किसी हाइट पे नहीं था, तो h1 उसकी ज़ीरो है। उस वक्त जो वेलोसिटी थी उसको मैं v1 मान लेता हूँ। वो कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा था? 5.4 मीटर पर सेकंड की। मैंने क्या किया कि उसको सर्टेन हाइट h2 यानी 1.5 मीटर तक उठा दिया। तो इस हाइट h2 के लिए वेलोसिटी v2 क्या होगी, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगने जा रहा है बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोनों एंड्स के ऊपर सेम प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 जो है वो P2 के बराबर होगा, या आप P2 को अगर इधर शिफ्ट कर लें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0 होगा आपके पास प्रेशर डिफरेंस। सोल्यूशन की बात करते हैं जी बाय बर्नौलीज इक्वेशन। आप लोगों को ये अब चीज़ समझ में आ रही होगी कि बर्नौलीज इक्वेशन में यहाँ पे जो बेसिकली प्रेशर टर्म्स आती रहती हैं P1, और इस साइड पे जो प्रेशर टर्म आती रहती है P2, वो मैंने क्यों नहीं लिखी? चूँकि वो मेरे पास जीरो आ जाएगी, लिहाजा ये प्रेशर टर्म लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं प्रेशर टर्म से अगली इक्वेशन पे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 लिखी तो थी, ख़त्म हो गई इक्वेशन में, यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब आप लोग जानते हैं कि इनिशियली आपके पास हाइट ज़ीरो थी, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। जो बाकी बची टर्म, यहाँ से मैंने इस टर्म से मैंने डेंसिटी को अलग लिख लिया, अंदर मेरे पास बच गया 1/2 और V1 स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों एक्सप्रेशन से भी मैंने डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए कॉमन कर लिया, तो ये मेरे पास बच गया 1/2 V2 स्केयर, और यहाँ से मेरे पास बच गया GH2। बात समझ में आ गई? दोनों तरफ से रो और रो हो गया कैंसिल। अब हमें चूँकि V2 चाहिए, V2 को मुझे चाहिए, तो मैंने 1/2 V1 स्केयर, इस एक्सप्रेशन से ये जो GH2 वाली टर्म है ये इस साइड लेकर आके कर ली सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 V1 स्केयर माइनस GH2, इस साइड मेरे पास बच गया 1/2 V2 स्केयर। अच्छा जी, अब चूँकि मुझे V2 स्केयर चाहिए, तो V2 स्केयर तो मैंने इधर ही रख ली, यानी मैं जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। V2 स्केयर मैंने रख ली यहाँ पे। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये पहले तो इधर मल्टीप्लाई होकर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो क्या बच गया इस साइड? V1 स्केयर, और ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब इधर, तो ये बन जाएगा 2GH। ठीक है, समझ आ गई बात? तो V2 स्केयर आपके पास क्या आ गया? V1 स्केयर माइनस 2GH2। अब आप दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो आपके पास V2 आ जाएगा स्केयर रूट V1 स्केयर माइनस 2GH2। दोनों तरफ स्केयर रूट हो चुका है। अब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाता है V2 इज इक्वल्स टू 1.91 मीटर पर सेकेंड। होप सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा।